हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। एंड आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ अकॉर्डिंग टू एंशियंट पीपल, स्पेशली अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बात कर रहा है हिपोक्रेट्स की और आयुर्वेद सिस्टम की। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट पीपल, जो हेल्थ थी दैट वाज द बैलेंस ऑफ द सर्टन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का एक्चुअली मतलब होता है फ्लूइड्स। तो जो ग्रीक सिस्टम है हिपोक्रेट्स का एंड जो आयुर्वेद सिस्टम है, ते बात करते हैं कुछ बैलेंस की। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। दे ह्यूमर्स जो हमारे की एंशियंट सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं, वो कहते हैं 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स, 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें एक वो बात करते हैं ब्लैक बाइल की, एक बात करते हैं येलो बाइल की, एक बात करते हैं म्यूकस और फ्लेम की, और एक बात करते हैं ब्लड की। तो यहाँ जो मैं मेंशन करूँगी, आई विल टॉक अबाउट द ब्लैक बाइल। सो इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विद ब्लैक बाइल belonged to the hot personality and would have fevers. This idea was arrived by purely reflective thought. तो उनके हिसाब से क्या बात थी कि पर्सन जिनके ब्लैक बाइल्स होते हैं, ब्लैक बाइल यानी उनकी सिक्रीशंस जो बॉडी की ब्लैक बाइल हैं, दे आर हॉट पर्सनैलिटीज़। मतलब हॉट पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे बात करी गई है उनके फीवर की पर्सनैलिटी, यानी दे पोजेस फीवर एंड ऑफ कोर्स दे पोजेस एग्रेशन ऑल्सो। बट अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर कोई वजन था, तो ये बात है कि वो प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट था। सो दिस assumption और दिस presumption, I should say, purely reflective thought, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जो विलियम हार्वे, basically this person using experimental method and demonstration of normal body temperature in person with black bile, इस बंदे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी। सो विलियम हार्वे who discovered blood circulation, he used certain experimental demonstration or experimental methods to demonstrate that person with black bile also have normal body temperature। तो ये नहीं है कि भी हाँ उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। यस, अगर है फीवर तो बात अलग है। सो दिस वाज जो ब्लैक बाइल है, इसको हमने बैड ह्यूमर कॉन्सेप्ट में यूज़ किया। तो गुड ह्यूमर कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका? सो थर्मामीटर उसने यूज़ किया। बेसिकली यूज़ ऑफ थर्मामीटर से तो उसने ये बताया कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो दैट वाज अगेन हैज़ बिन डिस्कार्टेड। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमें सबको पता है कि वी आर जस्ट इन गेम प्ले ऑफ द हार्मोन्स, और हमारे यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं कि माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो हमारा माइंड है, माइंड इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल सिस्टम। अब माइंड क्या हुआ? माइंड हुआ द वेयर योर थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सारा जो वर्किंग आ रही है, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो,
यानी आपका एक्शन जो है वो बेसिकली आपका माइंड है। तो कहते हैं कि आपके अब ये जो माइंड है वो किससे आपका अफेक्ट हो रहा है, आपका न्यूरल सिस्टम। मान लो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी माइंड की वर्किंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हॉर्मोन्स अप एंड डाउन है, कभी गुस्सा आ गया तो मैं क्या कहूँगी, ब्रेन को गुस्सा आया है, नहीं, ऐसे मेरा मूड ठीक नहीं है। तो मूड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड एंड आर इम्यून सिस्टम, दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ। तो कहता है इन्फ्लुएंस बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज बाय आर इम्यून सिस्टम। अब सपोज करो आपको मान लो कोल्ड हो गया, तो कोल्ड के अंदर या आपका सिर दर्द हो रहा है, कोल्ड जैसी इश्यूज हो रही हैं, तो नेचुरली उस टाइम पे आपका, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, आई सेड कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो दैट फीलिंग वेल इज अगेन आपकी माइंड की वर्किंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। हेंस माइंड एंड न्यूरल मेंटल हेल्थ, आपका जो माइंड है एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ है affect our health. If a person is in depression, you can't call that person as a healthy person. So बात करें कि भी हमारी हेल्थ फिर अफेक्ट किससे होती है। सो आर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, इन्फेक्शंस की और लाइफस्टाइल्स की। तो हमारा जो हेल्थ है that is affected by number 1 genetic disorders, number 2 आपका lifestyle, and number 3 there are certain type of infections. सपोज करो जैसे आजकल की बात करें, कोविड की इन्फेक्शन हो गई। नाउ आप ये देखिए, जस्ट थॉट ऑफ कोविड, एग्जाम्पल आप मलेरिया इन्फेक्शन ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, कोविड इन्फेक्शन, कोविड-19। नाउ थिंक ऑफ, अगर आप कोविड की बात करें, हम बात तो करें कि इन्फेक्शंस का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट आपकी मेंटल हेल्थ और आपका माइंड, वो भी तो इफेक्ट हो रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ले लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी को थैलासीमिया है, लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ होगी। सो ऑल दीज आर इश्यूज विच आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ। तो फिर कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? इसके लिए हम 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। मेन चीज़ें कहता है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें हैं। तो बात करें कि भी करेक्शंस कैसे करनी है। सो करेक्शन कैसे है, और आप ये कह सकते हो करेक्टिव मेजर क्या है। हाँ जी, सबसे पहले बैलेंस डाइट, देन वी हैव पर्सनल हाइजीन एंड वी हैव एक्सरसाइज। देखिए, मैं दिस इज, लेट मी जस्ट पुट इन दिस वे कि अगर मैं बोलूँ करेक्टिव मेजर्स, तो हम ये भी इसको करेक्टिव मेजर्स भी कह सकते हैं, इसको हम एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स भी कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं आई मीन फीचर्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। इन हाउ वी कैन हैव मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? तो उसके अंदर ये 3 फीचर्स आ गए हमारे पास कि एक तो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक हमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, और एक हमें एक्सरसाइज। वन थिंग आई वुड like to add more over here, which is very very important, awareness. Awareness about the disease, or I can say the pathogen or the pathogenicity, ये भी बहुत हद तक हेल्प करती हैं हमें बचाव करने में। सो कम बैक, कहता है बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Very very important. अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज must ensure not only your physical health
but also your mental health. तो ये दोनों चीज़ें चाहिए आपके लिए. Okay, the awareness about the disease and their effect on the body condition. So awareness about disease, ये and उनके क्या इफेक्ट हैं. वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर बेसिकली हेल्पिंग अस to control the disease or help to prevent the spread of the disease. So awareness about the disease, vaccination की बात करें और immunization, then proper disposal of the waste, proper disposal of the waste and control of vectors and maintenance of hygiene in the food. Control of vectors and maintenance of hygiene यहाँ पे of course I will mention about public and personal hygiene, both public and personal, दोनों की बात हो रही है. कहते ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, तो हाइजीन पर्सनल लेवल पे और पब्लिक लेवल पे दोनों आ गई. यानी कि अगर हम बात करें कि बेसिकली चीज़ क्या है कि आपका फूड और आपका वाटर, दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ऑल अबव फैक्टर्स हेल्प टू अचीव गुड हेल्थ. तो आप ये देखिए, अगर मैं नटशेल बात करूं, एक वर्ड में बात करना चाहूं, तो मैं ये कह सकती हूँ प्रॉपर एजुकेशन हर चीज़ की ज़रूरी है. ओके, तो अब हम बात करते हैं हेल्थ फिर क्या है. सो हेल्थ जो है आपकी, हेल्थ इज जो WHO की डेफिनेशन है, कहते हैं द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी. हाउ डू वी डिफाइन हेल्थ? डज नॉट मीन सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज or physical fitness. It could be defined as state of complete physical, mental and social well-being. Health क्या है? ये WHO का definition है. It's a complete state of social, mental and physical well-being. It is a social complete state of physical, mental and social well-being. So health is complete state of physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. Absence of disease. तो ये नहीं है कि खाली डिजीज़ नहीं है और आप फिज़िकली फिट हो तो हम ये कह सकते हैं ओके फाइन जी, वी आर वेरी वेरी हेल्दी. सो वी कैन से ओवर हेयर, सो नॉट इट इज़ अ कि भी डिजीज़ नहीं है तो ओके फाइन. इट्स अ नॉट मेयरली absence of disease, not mere absent of disease. So that is the complete definition of health as per WHO. तो ये definition जो है
वो WHO का ही डिफाइंड फॉर्म है कि किस तरह से इसको डिफाइन करना है एज पर WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, चलते हैं हम आगे। और when the functioning of one or more organs or system of body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say we are not healthy or we have disease. कहता है one or more organs or system of body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms. So then now I come to कि भाई disease क्या है आपके लिए? So what is the disease? Disease क्या है? Disease है any malfunctioning, अगर इसी की definition को मैं change कर देती हूँ, any malfunctioning of the body or its part with clinical manifestations. Of course मैंने definition को थोड़ा सा अपने words में define किया है, बात वही है, one or more system, one or more organs or system of body adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say we are not healthy. Disease can be broadly grouped into infectious और नॉन इन्फेक्शियस। तो डिज़ीज़ को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर कुड बी इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस इसको दूसरे टर्म्स में कम्युनिकेबल भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस, दैट इज नॉन communicable. So what is the criteria for this? Communicable disease or infectious and non-infectious organ. कहता है कि जो disease which are easily transmitted from one person to other are called as infectious. तो क्या definition हो गई जी इसकी? Easily transmittable. Easily transmittable from one person to other. तो क्या हो सकता है जी इसके अंदर? Now they are very common infectious diseases. Infectious diseases are very common and everyone suffer from these at some or other. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal and non-infectious diseases में cancer is the major cause of death. फिर कहता है drug और alcohol abuse also affect our health. तो जरा इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहता है easily transmittable है from one person to other. I can give you example. Influenza, common cold, और आज के सिनेरियो में नोवल कोरोना वायरस की COVID-19. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉट ट्रांसमिटेबल, नॉट non-transmittable from one person to other. Example: allergy, then cancer, और अगर हम और करें तो we can have various deficiency diseases. So organic diseases, organic diseases क्या हुई? और I can say which involves vital organs, or I can say involve vital or यानी occur with aging. तो ये है हमारे पास आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ इसमें से जो कैंसर है इसका हाईएस्ट रेट ऑफ क्या है? डेथ है। तो अमंग द नॉन कम्युनिकेबल
कैंसर हैज़ हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट, सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो किससे होती है? कैंसर से होती है। तो अभी अगर बात करें कि भी इनफैक्ट अब आप वन कैन ऑलवेज से कि अगर मैम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी ले सकते हैं। अगर मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करूँ तो वन कैन आस्क मी कि भी मैम आप ये बताइए, ये भी तो 1% टू अदर पर्सन जा रही हैं, मदर से बेबी को जा रही हैं। सो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये कैसे फैलती हैं, द ट्रांसमिशन मोड क्या है इनका, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये कैसे हो रही है? तो ये या तो हो सकता है जी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और हो सकता है बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट। नाउ आई विल जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ओवर हियर जस्ट टू मेंशन दिस कि क्या मतलब हुआ इसका। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हुआ कि जैसे कि बाय कांटेक्ट विद diseased person directly, for example as in case of cold, common cold, हाथ मिला लीजिए आपको भी हो जाएगा। और आजकल की तो ये सबसे बड़ी सिनेरियो एक बनी हुई है, कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है तो डायरेक्ट है, निमोनिया हुआ होगा किसको आपको भी हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, दैट इज़ बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींके मारी हैं, आप सामने खड़े हो, वो भी हो गया, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है। देन बाय बाइट ऑफ एनिमल्स, जैसे मेरे पास इससे में एग्जांपल आती है दैट इज़ रेबीज़, रेबीज़ वो हो सकती है, ठीक है। बाय सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकती है। अगेन ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट में लिखा है वो हम इसमें भी ले सकते हैं, बाय कांटेक्ट विद अ डिजीज पर्सन डायरेक्टली, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे भी आ सकता है। सो दैट इज़ आई कैन हैव एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे हम एड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, HIV ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अलग कैटेगरी ना बना के उसी में लिख देते हैं। सो आई जस्ट मीन टू से कि भी समझाने के लिए कि ये इस तरह से चीज़ें चल सकती हैं। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, वो कैसे है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आई कैन से आई मीन वाटर बॉर्न हो सकती है, एयर बॉर्न हो सकती है, एयर बॉर्न हो सकती है, देन वी हैव अ व्हीकल बॉर्न हो सकती है। व्हीकल में क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड फूड हो गया, वाटर हो गया, और सर्टन आर्टिकल्स हो गए। तो दे कुड आई मीन एजेंसीज होगी, जैसे कि ब्लड हो गया, कुछ भी हो गया, सो एक्सेट्रा। एंड देन वी हैव एयर बॉर्न हो सकती है, व्हीकल बॉर्न हो सकती है, और वी कैन हैव वेक्टर बॉर्न हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ मलेरिया की। मलेरिया किससे हुआ? बाय एनाफ्लीस मॉस्किटो। सो फीमेल मॉस्किटो, उसने आपको बाइट किया, उसके अंदर पैरासाइट था और पर्सन गेट द इन्फेक्शन। सो देयर इज डिफरेंट मोड्स जिसमें हम कह सकते हैं कि भी इस तरह से हमारी इन्फेक्शंस आ सकती हैं। सो वी कैन हैव आई मीन एन आइडिया कि किस तरह से ये इन्फेक्शंस कैरी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू what are the common diseases in human. A wide range of organisms belong to bacteria, viruses, fungi, protozoa, helminth could cause disease in man. Such disease causing organisms are called pathogens. So now I come to the next definition. What are pathogens? ये क्या होते हैं? So एक common बात में करें तो disease causing organisms
are called pathogens. Disease causing organisms are called pathogens. एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, helminths, protozoans. So we have a wide variety of the pathogens. Now अब पैथोजन क्या है और हम पैरासाइट क्या है? See, जब हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं, पैरासाइट तो एक सिंपल डेफिनेशन में, एक सिंपल वर्ड में समझाएं. पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म dependent on host for its survival. नंबर 1, पैरासाइट वो है जो किसी उसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये क्या कर रहा है, एंड इंटरफेयर विद इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस. ये एक जर्नल डेफिनेशन है उसकी, पैरासाइट की. तो अब पैरासाइट और पैथोजन है. मोस्ट पैरासाइट्स कैन बिहेव और कैन एक्ट एज पैथोजेंस. अब क्यों? देखिए, जो पैरासाइट है डिपेंडेंट ऑन द होस्ट हो सकता है. अब पैरासाइट आपका एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, यानी बॉडी के ऊपर है, यानी दिस थ्राइव्स ऑन द बॉडी, और अगर मैं बात करूं एंडो की, दैट इज थ्राइविंग इनसाइड द बॉडी. सो इट कुड बी एक्टोपैरासाइट और इट कुड बी द एंडोपैरासाइट. So I repeat once again. So what is the difference between ectoparasite और endoparasite? So जो ectoparasite है वो बॉडी के ऊपर सरफेस पे है, और जो एंडोपैरासाइट है वो बॉडी के अंदर है. अब अगर मैं एग्जांपल लूँ एक्टोपैरासाइट की, तो जो मेरी लीच है, लीच इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट. और अगर मैं मलेरियल पैरासाइट की एग्जांपल लेती हूँ तो वो मेरे एंडोपैरासाइट की एग्जांपल है. Now most parasites can act as pathogens. अब पैथोजन और इसमें there's a very bleak difference. I mean there's a very minor difference. अगर हम बात करें, most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living on or in. अब यही पैरासाइट की भी डेफिनेशन थी. फिर पैथोजन में क्या हुआ? The pathogen can enter the body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. अब अगर लीच आई तो लीच ने जो था वो सरफेस पे आई और उसने खून चूसा, ठीक है, और अलग हो गई. बट वो बॉडी के अंदर जाकर उसको कोई मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल इनसाइड डैमेज नहीं हो रहा. उसका सरफेस पे आई, सरफेस पे डैमेज किया. हाँ, अगर लीच चिपकी रह गई और नीमिया हो गया तो फिर बात और हो गई, बट ऐसा होता नहीं. वो आई, उसने ब्लड में ली और अलग हो गई. तो पैथोजन का क्या इसमें हुआ कि कैसे हम कह सकते हैं वो पैथोजन? नंबर 1, पैथोजन का क्या हुआ? कॉज हार्म टू द होस्ट by living in or on the body. Number 2, must multiply. अब देखो, लीच मल्टीप्लाई नहीं होती, must multiply and interfere with normal वाइटल एक्टिविटीज़. मैंने पहले बात किया कि भाई
वाइटल एक्टिविटीज़ यानी इसकी मेटाबॉलिज्म के साथ वो कर रहा है, रिजल्टिंग इन morphological and functional damage. और एक बात और, that parasite or pathogen must know the way of surviving in the host, must know the way of surviving in the host. कैसे सर्वाइव करेगा? यहाँ पे पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर अपने आपके वर्ड्स के अंदर मैं डिफाइन करती हूँ. पैथोजन हैव टू अडेप्ट द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट, sorry for the inconvenience, most parasite therefore are pathogen and cause harm to the body by living on all them. Pathogen can enter the body by various means, multiply, interfere with normal activities, resulting in morphological and functional damage. कहता है pathogen have to adapt to life within the environment of the host. For example, pathogen that enter the gut must know the way of surviving in the stomach at low pH, resisting the various digestive enzyme. तो जरा बात करें, कहता है मस्ट नो द वेज ऑफ द सर्वाइविंग इन द होस्ट. वो क्या वेज हो सकते हैं? नंबर 1, ऑस्मोटिक अडेप्टेबिलिटी. मैंने ये एक डिफरेंट टर्म यूज़ की है. एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच. तो भाई आपके जो पीएच कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो नेचुरली सबसे पहले उसका अपना पीएच बॉडी का और जो होस्ट का पीएच है उसको सर्वाइव करना आना चाहिए. एंड नंबर 2, काउंट्रैक्ट द वेरियस, able to counteract the various secretion, counteract the various secretions such as enzymatic secretions, alkaline or different enzymatic secretions, alkaline or acidic secretions in the body, alkaline or acidic secretions. तो ये तो मिनिमम है ही है कि अगर वो इनको कर जाता है तभी वो सर्वाइव करता है. So now we have a few representative members of the different groups of the pathogenic organisms are discussed here along with disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also described briefly. तो अब जो आगे का लेक्चर है that I will do about the various pathogens. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफिंग कर रही हूँ. हम यहाँ बात करेंगे बैक्टीरियल पैथोजेंस की. जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है साल्मोनेला का, साल्मोनेला टाइफी, I will talk about certain viral pathogens जिसमें I'll discuss about the common cold virus, and we have certain helminth parasites also. एग्जाम्पल है यहाँ पे एस्कैरियासिस की. Here I'll also talk about the protozoal parasites. इसमें I'll discuss about the plasmodium, etc. So that's all with the introductory lecture of the diseases, जिसमें मैंने आपसे
डिस्कस किया कि भी सबसे पहले तो हमारे पास हेल्थ क्या होती है और हमारे जो पुराने टाइम से हेल्थ के कॉन्सेप्ट से वो क्या थे, फिर हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल एंड इन्फेक्शंस, what are the maintain how we can maintain the good health. So these are the three factors: balanced diet, personal hygiene and exercise. And to achieve good health, इन तीनों के साथ साथ हमें अवेयरनेस भी चाहिए, हमारी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी होनी चाहिए, हमें पब्लिक और पर्सनल हाइजीन रखनी है, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स रखना है और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना है. सो देन डिजीज़ में we can categorize the disease into two types. One is infectious and other is non-infectious. और फिर हमने बात करी किस तरह से उनका ट्रांसमिशन होता है, पैथोजन क्या है, पैरासाइट क्या है, एंड हाउ द पैथोजन इज़ गोइंग टू अडेप्ट इन द बॉडी. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच and please do like, share and subscribe my channel. And if you have any comments, do leave your feedback in the comment box. Thank you very much.